अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। हम रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है और पेशेंट को किन किन तरीक़ों से डिलीवर की जा सकती है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि ऑक्सीजन डिलीवरी के नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव मेथड्स होते हैं। और नॉन इन्वेजिव में हमने नेज़ल प्रोंग से शुरू किया, उसके बाद नेज़ल मास्क और उसके बाद नॉन रिब्रीदेबल मास्क की हमने बात की। और उसके बाद हमने सी पैप एंड बाई पैप को भी डिटेल से डिस्कस किया कि वो किन किन कंडीशन में जो है वो इंडिकेटेड है और किन किन कंडीशन में वो नहीं देना चाहिए। और कुछ थोड़ा बहुत उसकी सेटिंग्स के बारे में हमने बात की कि उनकी सेटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इन्वेजिव वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम IPPV बोलते हैं। एंड IPPV स्टैंड फॉर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसका दूसरा नाम मैकेनिकल वेंटिलेशन भी है, इन्वेजिव वेंटिलेशन भी है और वेंटिलेटर भी है, राइट। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक क्लोज सर्किट होता है। ये मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। इसमें आप देखें कि ये एक क्लोज सर्किट है, इसमें कोई एयर लीकिंग का चांस नहीं होता और इसमें स्पेशली इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सर्किट जो है वो कहीं से लीक ना हो। तो वेंटिलेटर जो है हमें सर्किट की लीकेज के बारे में भी बता देता है और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि डेड स्पेस जो है वो कम हो जाती है। यानी वो एयर जो एयरवेज के अंदर रहनी थी और उसने डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करना था, तो उस एयर को हम जो है इस सर्किट के ज़रिए कम कर लेते हैं। और इसमें होता क्या है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो है वो सेटअप होता है। इंस्पायरेशन के लिए जो एयर यूज़ होती है उसमें हम अपनी मर्ज़ी से ऑक्सीजन और अपनी मर्ज़ी से प्रेशर सेट कर सकते हैं। और वेंटिलेटर जो है वो उसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जर्म्स फिल्टर, ये चीज़ें भी सेट कर देता है। और जो एक्सपायरेटरी एयर होती है पेशेंट की, वो इस सर्किट में से जो है वो वाश आउट कर दी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन वाली एयर को कंटेमिनेट ना करे और दोबारा इंस्पायरेशन में यूज़ ना हो। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि नेबुलाइजेशन के लिए भी हमें इस पूरे सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही हम नेबुलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन होती है कि अगर हम पेशेंट को नेबुलाइज करवाना चाहते हैं तो इस सर्किट के साथ ही उसको ऐड कर सकते हैं। इन्वेजिव वेंटिलेशन की कुछ इंडिकेशंस हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ हाइपोक्सिया या हाइपरकैप्निया। हाइपोक्सिया का मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर 1 और हाइपरकैप्निया का मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर 2, राइट। अगर आपको रेस्पिरेटरी फेलियर 1 और 2 के बारे में नहीं पता तो इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रेस्पिरेटरी फेलियर 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों कंडीशन में जो है हम इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन वाली ट्रायल जो है वो फेल हो चुकी हो, राइट। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। तो जब हम वो सारा कुछ कर चुके हों और फिर भी पेशेंट जो है वो हमारी डिज़ायर्ड सैचुरेशन मेंटेन ना कर पा रहा हो तो फिर हमें इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। इसकी दूसरी इंडिकेशन ये है कि pH जो है वो लेस दैन 7.25 हो। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में हमने डिस्कस किया था कि pH रेंज शुड बी बिटवीन 7.25 एंड 7.35। तो अगर 7.25 से भी कम हो जाए pH ऑन ABGs तो फिर दिस इज़ इंडिकेशन फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन। इसी तरह PCO2 जो है वो मोर देन 50 अगर ABGs पे आ रही है तो दैट इज़ इंडिकेशन फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन, डिस्पाइट कि आप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में सारे ट्रायल्स कर चुके हैं। उसके बाद अगर एक पेशेंट ड्राउजी है और उसमें एस्पायरेशन का रिस्क है या उसको फिट्स हो रहे हैं या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें उसके वो जो अपनी एयरवे है उसको क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसमें एस्पायरेशन का रिस्क रहता है। तो उस कंडीशन में भी रिकमेंडेड है कि उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब या ETT पास कर दें। और उसका फ़ायदा ये है कि वो एयरवे को कम्प्लीटली ऑक्लूड कर देता है, सिर्फ उसका जो ल्यूमन है वो यूज़ होगा वाया ETT। उसके अलावा जो सारा ल्यूमन है वो क्लोज हो जाएगा और एस्पिरेशन के चांसेस जो हैं वो मिनिमल हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है बार बार
और वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे है तो दैट इज़ इंडिकेशन फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन। इसी तरह अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा थिक सेक्रीशंस हैं और वो उनको क्लियर नहीं कर पा रहा तो दैट इज़ अगेन इंडिकेशन फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन आफ्टर सिक्योरिंग द एयरवे, राइट। उसके बाद जो इंडिकेशन है वो ब्रीदिंग वर्कलोड है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ ब्रीदिंग कर रहा है और वो कुछ घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली उसके मसल जो हैं वो फटीग हो जाएंगे और वो रेस्पिरेटरी कोलैप्स में जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट को भी इंडिकेटेड है कि वो इन्वेजिव वेंटिलेशन पे होना चाहिए, या अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट इज़ लेस दैन 10 या मोर दैन 30, तो इन दोनों कंडीशन में इन्वेजिव वेंटिलेशन इज़ इंडिकेटेड। या पेशेंट ड्राउजी है जैसे मैंने बताया, या GCS लेस दैन 8 है, या वो उसकी एफ़र्ट जो ब्रीदिंग एफ़र्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो टाइडल वॉल्यूम जो है वो 5 ml पर kg एटलीस्ट जनरेट कर रहा हो। अगर ये नहीं कर पा रहा तो फिर उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होना चाहिए। इसी तरह हीमोडायनामिक कोलैप्स है, किसी भी वजह से पेशेंट का जो है वो हीमोडायनामिक कोलैप्स हो गया है और उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन हेल्प कर सकता है। उसके बाद PaO2 और FiO2 की रेशो जो है वो लेस दैन 300 हो जाए, अगेन इंडिकेशन फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन। या कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू एनाफाइलैक्सिस, ड्यू टू फॉरेन बॉडी, ड्यू टू एडिमा, कुछ पॉइजनिंग है जैसे काला पत्थर पॉइजनिंग है वो जो लेरिंजियल एडिमा कर देता है। तो इस तरह किसी भी कंडीशन में अगर लेरिंजियल एडिमा का हमें एविडेंस है या रिस्क है कि हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पेशेंट का एयरवे सिक्योर करके उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल देना चाहिए फॉर सम टाइम। इन्वेजिव वेंटिलेशन से हमें फ़ायदा क्या क्या होगा? नंबर 1, वेंटिलेटरी सपोर्ट मिलती है। वेंटिलेटरी सपोर्ट का मतलब ये है कि जो पेशेंट की जो ब्रीदिंग वर्कलोड था वो मशीन जो है वो उसको ले लेती है और पेशेंट को ज़्यादा एफर्ट या एक्सर्शन नहीं करनी पड़ती और उसके मसल जो फटीग में जा रहे थे उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी इसका फ़ायदा ये है कि हमें गारंटीड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड पीप मिल जाती है। FiO2 और पीप के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ब्रीफिंग दे चुका हूँ। FiO2 इंस्पायर्ड एयर का वो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है जो इंस्पायर्ड एयर के ज़रिए पेशेंट को मिलता है, और पीप जो है वो हमने बोला था कि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को बोलते हैं और इसकी जो लिमिट है वो 5 से 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की होती है। 5 का पीप जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली एल्वेलाई के अंदर होता है और वो एल्वेलाई को क्लैप्स होने से बचाता है, राइट। तो इस प्रेशर को हम रेज़ कर सकते हैं। इसको रेज़ करने से हमें कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, वो ये कि एटेलेक्टेसिस है अगर पेशेंट को, या कोलैप्स एल्वेलाई हैं तो वो पॉप अप हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं और वो एक्टिवली डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इसी तरह अगर पल्मोनरी एडीमा चल रहा है एल्वेलाई के अंदर तो वो भी इस प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर के ज़रिए जो है वो सेटल हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है उसको भी पीप के ज़रिए कम किया जा सकता है। और FiO2 के बारे में भी आप जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में जो है वो 21% हमने डिस्कस की थी, और इसको हम वेंटिलेटर के ज़रिए 100% तक लेके जा सकते हैं और इसमें हमें गारंटी होती है कि जितनी ऑक्सीजन हम दे रहे हैं वो पेशेंट को डिलीवर हो रही है। उसके बाद हम इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं। तो जो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन है वो हीमोडायनामिक कंप्रोमाइज़ है। इसमें होता ही है कि पीप जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पीप हमने बोला था कि वो प्रेशर है जिस प्रेशर से एयर जो है वो एयरवेज़ के अंदर, लंग्स के अंदर जो है वो पेशेंट के डिलीवर हो रही है। तो अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वीनस रिटर्न जो है वो कम होगा और वीनस रिटर्न कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा और डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स में और इस्कीमिया वाले पेशेंट्स में ये डेंजरस हो सकता है। तो इसको कम करने का तरीका ये है कि या तो हम पीप को कम करें या हम प्री लोड को बढ़ा दें, यानी कि जो वास्कुलर वॉल्यूम है पेशेंट का उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं टू मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर, राइट। तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि न्यूमोथोरेक्स या न्यूमोमीडियास्टिनम जो है वो डेवलप हो सकता है पेशेंट को। अगेन उसकी रीज़न यही है कि पीप अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से रप्चर हो सकता है, लंग में किसी भी जगह पे लीक हो सकता है
और वहाँ से एयर जो है वो ऊज़ आउट हो सकती है, और वो वहाँ से लीक होने के बाद थोरेसिक कैविटी पे आ जाएगी और लंग को कोलैप्स कर देगी, उस साइड के लंग को। और वो जो एयर है वो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो एक डेड एयर होगी, और इससे जो है वो पेशेंट की सैचुरेशन और सारा कुछ वर्स कर सकता है। या दूसरा ये है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। अगेन उसमें पीप का ही रोल है। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पीप को जो है वो नॉर्मल लिमिट्स में रखना ज़रूरी है। इसकी जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है वो वेंटिलेशन एसोसिएटेड नमूनिया है, इसको वैप बोलते हैं। इसकी रीज़न कोई भी हो सकता है जो उसमें जर्म्स वाला फ़िल्टर है वो ठीक ना हो, या हो सकता है कि नोज़ोकोमल नमूनिया जो है वो पेशेंट को हो सकता है, या वेंटिलेशन एसोसिएटेड हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि पेशेंट को प्रॉपर रखा जाए, और फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द पेशेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जो पेशेंट को हैंडल करने वाला स्टाफ है वो उसको हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो ईटीटी का कफ होता है उसका प्रेशर फ्रीक्वेंटली मॉनिटर होना चाहिए कि वहाँ से सिक्रीशंस लीक होकर लंग्स में तो नहीं जा रही, इस चीज़ को फ़िल्टर करना ज़रूरी है। और पेशेंट को एनजी फीडिंग देना ज़रूरी है ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो ठीक रहे और वो इन कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे। और उसके बाद अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो टाइमली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना ज़रूरी है। वो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं, या अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है वो रेस्पिरेटरी फेलियर की है। इसकी वजह ये हो सकती है कि वेंट की जो पावर सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाए, या वेंट के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि वेंटिलेशन जो है वो हाल्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में वेंटिलेटर को डिटैच करके मैनुअली एम्बो बैगिंग जो है वो करनी पड़ती है ताकि पेशेंट की सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप ना हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ट्रीटिंग फिजिशियन ने ये फैसला करना होता है कि इस पेशेंट को इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है या नहीं है, राइट। और वो फैसला टाइमली होना ज़रूरी है। अगर उसमें लेट हो जाएंगे तो फिर भी हमें इन्वेजिव वेंटिलेशन से कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए टाइमली इन्वेजिव वेंटिलेशन स्टार्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑल दीज फैक्टर्स, राइट। आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।